प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को केरल में भूस्खलन की घटना से पीड़ितों के बीमा दावों को तेजी से निपटाने को कहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल पर आत्मघाती बम विस्फोट और बंदूक हमले में 35 लोग मारे गए। और पेरिस ओलंपिक में पुरुष मुक्केबाजी के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में आज रात भारत के निशांत देव मैक्सिको के मार्को अल्वारेज के सामने चुनौती पेश करेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वह वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधारों और उपायों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों को जलवायु अनुकूल फसलों की 1900 नई किस्में उपलब्ध कराई हैं। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश में कृषि शिक्षा के लिए 500 से अधिक कॉलेज हैं और 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को नई प्रौद्योगिकी के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि करीब 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सतत कृषि, खाद्य व्यवस्था में बदलाव। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि विकास दर विश्व में लगातार सबसे अधिक बनी हुई है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की कृषि विकास दर लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। हमने जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किए हैं, उत्पादन बढ़े, लेकिन साथ में भारत की चिंता भी रही है वो उत्पादन सुरक्षित उत्पादन हो, मानव शरीर के लिए भी और धरती के स्वास्थ्य के लिए भी। भारत अगले 8 वर्षों में 20% क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत ला सकता है। नीति आयोग के सदस्य और कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन दोनों में हमें एक संतुलन रखना है। ग्रोथ में भी हमें ग्रोथ भी चाहिए, फूड में वृद्धि भी चाहिए और सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए कि वो सस्टेनेबल रहे, एनवायरनमेंट खराब ना हो। इस विशेष कार्यक्रम को आज रात 9:15 पर आकाशवाणी के गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से केरल में भूस्खलन से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है, जिससे बीमा दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित हो और पूरा भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत नामित बीमा धारकों को तेजी से भुगतान करने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि बीमा दावों को तेजी से निपटाने के लिए आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया में भी राहत दी गई है। बीमा कंपनियों ने इस सिलसिले में प्रयास शुरू कर दिए हैं और वे भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों वायनाड, पालक्काड़, कोझिकोड और त्रिशूर में विभिन्न माध्यमों से अपने बीमा धारकों की जानकारी जुटा रही हैं। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भुगतान के दावे किए गए हैं। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने समापन भाषण में आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक खेती और नशीली दवाओं की लत जैसे मुद्दों पर जोर दिया। सत्र को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि असम के मोरीगांव में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया। नई दिल्ली में आज मीडिया के साथ संयंत्र के बारे में बातचीत करते हुए श्री वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये इकाई 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जा रही है। इससे असम में 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे करीब 15,000 डायरेक्ट जॉब्स और 11 से 13,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे। तो इसका प्रभाव काफी दूरगामी होगा, बहुत ही एक फार रीचिंग इसका बेनिफिट मिलेगा। इस यूनिट में करीब 4 करोड़ 83 लाख करोड़ चिप्स पर डे प्रोड्यूस होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसमें जो चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और संचार तथा नेटवर्क स्थापित करने के बुनियादी ढांचे में किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। आज देहरादून में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों को राहत अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर यातायात शीघ्र बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त पड़ावों की तत्काल मरम्मत करने को भी कहा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों और भवनों की मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जो यात्री हमारे फंसे हुए थे उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। 7,000 से भी ज्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में भारी बारिश के कारण अलग अलग स्थानों पर फंसे तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राहत और बचाव अभियान आज तीसरे दिन भी जारी रहा। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 3 घटनाओं में लापता हुए 46 लोगों की तलाश का अभियान जारी है। आपदा प्रबंधन आंकड़ों के अनुसार शिमला जिले के समेज में 33 लोग गुम हुए हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम लाइव डिटेक्टिव उपकरण और स्निफर डॉग्स की मदद से खोज अभियान चला रही है। लापता लोगों का पता लगाने के लिए कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में तलाश अभियान जोरों पर है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन समेत 400 से ज्यादा जवान फिलहाल तलाशी अभियान में जुटे हैं। मंडी जिले के पधर क्षेत्र के तिरंग गांव में लापता लोगों की तलाश आज तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान दुर्घटना स्थल से 1 शव बरामद किया गया और अब तक 6 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं कुल्लू में 9 लोग लापता हुए हैं। केरल के वायनाड जिले में हुए भीषण भूस्खलन के बाद सेना आज लगातार 5वें दिन राहत और बचाव कार्यों में जुटी रही। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में शवों की तलाश कर रही हैं। सोचीपारा में फंसे 2 लोगों को आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा चूरनमला लाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच आज शाम गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से वायुसेना का रडार युक्त AN-32 विमान कालीकट पहुंचा। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में खोज अभियान में तीव्रता लाने के लिए रडार उपकरणों की मांग की थी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कल समुद्र तट के किनारे एक होटल पर हुए हमले में 35 लोगों की मौत हो गई और 126 घायल हो गए। आतंकवादी संगठन अल कायदा से जुड़े सशस्त्र गुट अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। होटल में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सुरक्षा बलों ने एक विस्फोटक से भरी कार को भी निष्क्रिय कर दिया। जांच जारी है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन में भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। ग्रेटर नोएडा में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य प्रदर्शनी ने पिछले 6 वर्षों में भारत के आतिथ्य उद्योग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी का संगीत समारोह आज से नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में शुरू हो गया। जाने माने संगीतज्ञ पंडित राजेंद्र प्रसन्ना और पंडित जयतीर्थ मेवुंदी आज अपनी मधुर धुनों की प्रस्तुति कर रहे हैं। कल शाम 5:30 बजे से
पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित सलिल भट्ट, पंडित साजन मिश्र और स्वरांश मिश्र अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दिल्ली के अतिरिक्त आकाशवाणी समारोह का आयोजन अलग अलग दिवसों पर हैदराबाद, पटना, जम्मू, शिलांग, इम्फाल, कटक, बंगलुरु, भोपाल, चेन्नई और रांची सहित देश के विभिन्न शहरों में किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत आज संपन्न हो गई। ये लोक अदालत नई दिल्ली में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य नागरिकों को यथासंभव सरल और त्वरित न्याय प्रदान करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये पहल की थी। लोक अदालतें सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करती हैं, जो त्वरित और किफायती होती हैं। आज लोक अदालत के अंतिम दिन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लोक अदालत में 1000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया। श्री मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करना भारतीय संस्कृति की परंपरा है। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य नागरिकों के लिए न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाना है। Lok Adalat was just a reminder that though we are at the apex of the Indian judicial system, we are in that sense so closely and deeply associated with the lives of our citizens. I hope that we will now institutionalize this process of dispensing justice through Lok Adalats, because it's been one of my initiatives that whatever we do as a court must be institutionalized. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब पेरिस ओलंपिक की खबरें। मुक्केबाजी में निशांत देव पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। अगर निशांत मैक्सिको के मार्को अलोंसो वर्डे अल्वारेज के खिलाफ जीत हासिल कर लेते हैं तो उनका पदक आज पक्का हो जाएगा। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी की चुनौती महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गई। उन्हें दक्षिण कोरिया की नाम सू ह्योन ने 4-6 से हराया। इससे पहले इसी स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में भजन कौर को इंडोनेशिया की डैनंदा चोइरुनिसा के खिलाफ हार मिली। इस तरह ओलंपिक तीरंदाजी में पदक का 36 साल का भारत का इंतजार जारी है। निशानेबाजी में मनु भाकर पदकों की हैट्रिक नहीं लगा पाई। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में वह कांटे के मुकाबले के बाद चौथे नंबर पर रहीं। पुरुषों की स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका क्वालिफिकेशन में 24वें स्थान पर रहे। महिला स्कीट क्वालिफिकेशन में माहेश्वरी चौहान 10वें और रायजा ढिल्लो 28वें नंबर पर हैं। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र मणि राजेश। पदक तालिका में चीन 15 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ 35 पदक लेकर पहले स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे और फ्रांस तीसरे नंबर पर है। भारत 3 कांस्य पदकों के साथ 50वें स्थान पर है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हाल की हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन करने और 9 सूत्री मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए कल से देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। वे आज देश में धरना भी कर रहे हैं। भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आंदोलन के 2 समन्वयकों ने कल विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से अपने कार्यक्रमों की घोषणा की। लगभग 2 सप्ताह के बाद बांग्लादेश में कल विभिन्न स्थानों पर दोबारा हिंसा भड़क गई। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने चेतावनी दी है कि इजरायल की कार्रवाई पर हिजबुल्लाह की प्रतिक्रियाएं सैन्य लक्ष्यों तक सीमित नहीं हो सकती। बेरूत में हाल ही में इजरायली हमलों के बीच ये बयान सामने आया है। इसमें आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था। ये बदलाव संभावित रूप से क्षेत्र में व्यापक संघर्ष का कारण बनने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का कारण बन सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को केरल में भूस्खलन की घटना से पीड़ितों के बीमा दावों को तेजी से निपटाने को कहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल पर आत्मघाती बम विस्फोट और बंदूक हमले में 35 लोग मारे गए। और पेरिस ओलंपिक में पुरुष मुक्केबाजी के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में आज रात भारत के निशांत देव मैक्सिको के मार्को अल्वारेज के सामने चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।